शामिल है। उसका जो चेयरमैन है वो तो आप जानते हैं वज़ीर आला सिंध है, सिंध सूबे में क्योंकि ये ज़खायर है। जो वाइस चेयरमैन है वो मिनिस्टर फॉर पावर है, जिसको मैंने आप जिक्र किया कि 6 हुकूमतों में तो वो वजारतें ले चुके हैं। मतलब इनसे ज़्यादा कौन तजुर्बेकार होगा जो आज भी पुरानी हुकूमतों पे मलबा डाल रहे हैं, शायद वो जिस हुकूमत में खुद मौसूफ मौजूद हो, मलबा उन पे डाला जा रहा है। और इसके अलावा 2 और मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर फॉर लॉ और मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। अफसोस से कहना पड़ता है कि दोनों का ताल्लुक सिंध सूबे से। सिंध सूबे के साथ होने वाली ज्यादती पे बात करना तो छोड़े, लेकिन थर कोल एनर्जी बोर्ड की मीटिंग में ये तीनों मिनिस्टर्स और जो 2 बिलखुसूस सिंध से वो गायब थे। अब थर कोल का पोटेंशियल इतना है फाजिल साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर आप पर MMBTU जो आज गैस हमारी यहाँ प्रोड्यूस करने वाली गैस $6 में, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कोल पे चले जाते हैं, हीट आती है ना, गैस से भी हीट मिलती है, कोल से भी हीट मिलती है, तो उसकी कॉस्ट होती है $3। अब $3 आपका कोल आपको दे सकता है, मतलब अगर आप ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो वो आपके पास मौजूद है। लेकिन सीरियसनेस की इंतहा ये है कि आज की मीटिंग में तीनों वजीर मौसूफ मौजूद नहीं थे, जिसपे ना सिर्फ मैं अफसोस करती हूँ, मैं उनकी गैर हाजिरी पर मजम्मत करती हूँ कि आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एनर्जी का, और आप जो है सो रहे हैं कहीं बैठे हुए, सिर्फ शाम को आते हैं और आप गालम गलोच शुरू कर देते हैं, आप अपने सब्जेक्ट से हटकर बातें करते हैं। और इस पर अफसोस होता है कि जो सिंध का होने का दावा करे, कम से कम उसको तो सिंध के जो रिसोर्सेज हैं उससे वफा निभानी चाहिए। इसके अलावा पावर के सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं थे। ये ब्यूरोक्रेसी का हाल है। भाई जाहिर बात है, जब विजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी भी इस तरह काम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये हुकूमत पाकिस्तान के में मौजूद ज़खायर से अपनी कमिटमेंट निभाने में किस कदर ये नॉन सीरियस है। मैंने कहा गैस, बिजली, रोज़ प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं गैस के, रोज़ प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं बिजली के, लेकिन बिजली मिलती नहीं है। आज भी 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हम फेस कर रहे हैं। मैं ज़िला सांगड़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, इलेक्शन लड़कर आई हूँ। मैं जब सांगड़ जाती हूँ, आप यकीन करें जिस अजियत और जिस तकलीफ का सामना वहाँ लोगों को, यहाँ बैठे हैं सांगड़ से मेरे भाई, वो भी बता सकते हैं कि सांगड़ में, मैं कोई पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ हर बंदा रहता है, हर जात नस्ल रंग का बंदा रहता है, हर सियासी सोच रखने वाला बंदा आज आपको हाथ उठा के बताएगा कि बिजली की क्या हालत है इस पाकिस्तान में। और वो जो ब्लैकआउट हुआ है 10 तारीख को, इस साल इन्होंने पहले तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और फिर 10 तारीख को जी पूरा पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट क्यों हुआ? ब्लैकआउट क्यों हुआ? क्योंकि किसी एक स्टाफ ने जो है वो ब्रेकर ऊपर नीचे कर दिया। अब आप न्यूक्लियर कंट्री हैं, आप माशाल्लाह एक ऐसा मुल्क हैं जो अपनी इस न्यूक्लियर होने की बिना पर किसी के साथ भी इंटेग्रिटी के साथ बात कर सकते हैं, और आप ये कह देते हैं। और उस दिन से लेके आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वरना मुझे हर एंकर टीवी का कहता है कि जी जो वजीर है वो गायब है, वो जवाब देने नहीं आ रहे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये पिछली हुकूमत सारा मलबा, मतलब आपने जो प्लान मेंटेन करना था, जो आप 2.5-3 साल में नहीं कर सके, जो एक स्टाफ बकौल आपके उसने ब्रेकर ऊपर नीचे कर दिया, उसका मलबा भी पिछली हुकूमत पर आपने निकाल दिया। मतलब आपने क्या मैसेज दिया? हमें किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे जो हुक्मरान इस्लामाबाद में बैठे हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हमें इन्हीं दुश्मनों से इस मुल्क को बचाना है। हमने इसी दुश्मनों से अपनी जमहूरियत को बचाना है, जिसके लिए मेरी कायद ने अपना लहू दिया, हमारी जमात के लोगों ने लहू दिया, आपके अंदर जो लोग थे उन्होंने लहू दिया। मुझे याद है 18 अक्टूबर, वो शौदा यहाँ के भी थे, वो शौदा उस रैली में उनका ताल्लुक इस प्रेस क्लब से भी था। ये खून रायगा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे अपने हुकूक के लिए, 18वीं तरमीम के लिए, अपनी गैस के लिए, अपनी बिजली के लिए, अपने रोजगार के लिए। कल से मैं सुन रही हूँ, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिजली का तो इशू अपनी जगह, बड़ा करप्शन का नैरेटिव बना के ये चल रहे हैं,
और ये जो इमरान अहमद न्याजी साहब है, इन्होंने बड़े ट्वीट्स किए वो ब्रॉडशीट के हवाले से, वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ी इंटेग्रिटी है। उसका हालिया बयान आ चुका है कि जी जो एहतसाब के नाम पर इन्होंने मजाक है अपॉइंट किया हुआ, उसके लिए कहा है कि वो कट मांग रहा था। अब मैं सुनना चाहती हूँ, मुंतज़िर हूँ कि इस पर क्या जवाब देगी हुकूमत, क्योंकि उसी अच्छे भले मानस ने अब ये कह दिया है कि शहजाद अकबर कट मांग रहा था हमसे। 1 बिलियन का कोई जिक्र हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं मिली कि वो 1 बिलियन किसके थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन आप भी करेंगे और बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर्स हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलती है कि नैब ने हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। नैब बनाया ही इस मुल्क में सियासत को कमज़ोर करने के लिए, जमहूरियत की जड़ें हिलाने के लिए था। नैब सिर्फ उन लोगों को पहले तो सबको पकड़ लेगा, उसके बाद उसको छोड़ेगा जिसको कि कहा जाएगा कि छोड़ दो, अब इस पर हमारी शफकत का हाथ पड़ने वाला है। ये आपके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पर सियासी गेम बनाने के लिए नैब जैसा एक मैं कहूँगी कि काला इदारा, काला कानून लाया गया, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जिसके अंदर किसी की इज्जत महफूज नहीं। जो नैब का रवैया है, अब तक हम देख चुके हैं कि 11 से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इनके रवैयों की वजह से, कोई इनके टॉर्चर की वजह से और कोई अपनी इज्जत खोने की वजह से अपनी जान ले लेता है। हमने देखा है कि इन्होंने हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ यही हाल किया है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस बनता है इनके ऊपर और बाकायदा इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो अगर हम अभी भी बज़िद हैं कि हम इस इदारे को काम करने देंगे, ना हमारी मईशत को ताकत मिलेगी, ना हमारे यहाँ जो काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम नहीं कर पाते। और इस बात का इतराफ़ वफाकी वज़रा ने भी किया है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। किसके डर से? नैब की गलत कार्रवाइयों के डर से। और अगर यही सेलेक्टिव तरीका रहा अकाउंटेबिलिटी का, तो हम अकाउंटेबिलिटी के ज़िम्मे में भी बदनाम होंगे, जैसे हम दीगर चीज़ों में बदनाम हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे बाकी चीज़ों में बदनाम हैं, जैसे जो हमने जो किया है गिनवाने का भी वक्त नहीं है, तो हम इस शोबे में भी उतने ही बदनाम है कि जी यहाँ पर यह काम भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल अक्रॉस बोर्ड, लेकिन जो नैब की अकाउंटेबिलिटी का तर्ज अमल है, हम इसके खिलाफ हैं। और अगर ये इसी तरह काम करता रहेगा तो हम इसके खिलाफ रहेंगे। इसके अलावा जो और ये चीज़ है कि बिजली नहीं है और गैस नहीं है, और इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि जी पैसे नहीं है डेवलपमेंट के हमारे पास। ये भी हमने सुना कि उन्होंने कहा डेवलपमेंट के पैसे नहीं हैं। मतलब हर शोबे में हम फेल हैं, लेकिन हमें ये बात सेलिब्रेट करनी है कि वो जो क्रिकेटर है कोहली, उसको हमने कोई इंटरनेट के पोल में हरा दिया। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि शादियाने किस चीज़ के बजाय जा रहे हैं कि जी वो एक कोई पोल हुआ इंटरनेट का, उसमें हमारे वजीर आजम ने वो फलाने क्रिकेटर को हरा दिया। ये तरजीहात नहीं है पाकिस्तान की। आज इस कौम की, इस अवाम की तरजीहात को समझे खुदारा। लावारिस फिर रहे लोग। हमने बलूचिस्तान में लोग लावारिस देखे जो क्या मुतालबा कर रहे थे, सिर्फ इतना तकाजा था कि इस मुल्क का जो बड़ा है, जो बड़े की हैसियत में, वो आके हमारे सरों पर हाथ रखे। मैं सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ, बलोच कल्चर भी मेरा है, सिंध कल्चर भी मेरा है। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि बड़ा हमेशा जाके हाथ रखता है, और कुछ ना वो कर सके वो हाथ ज़रूर रखता है। लेकिन इस बड़े ने ना तो हाथ वहाँ सरों पे जाकर रखना गवारा किया, बल्कि उसमें से एक फैमिली को, शायद या दो को, वहाँ पर एक कॉलेज के कंपाउंड में बुला लिया। हम कहते हैं तड्डे पे जाना। अगर आप लोग सब माशाल्लाह सिंधी तो इतनी समझते हैं कि हम कहते हैं कि तड्डे पे जाएंगे। हम लोगों के तड्डों पे जाते हैं, तड्डों से लोगों को उठा के नहीं बुलाते। ऐसे हम नहीं करते हैं कि किसी का तड्डा खराब करें। हमने वहाँ जाना भी गवारा नहीं किया। बहरहाल ये ज़र्फ की बातें होती हैं, ये ज़र्फ की बात है, और ये ज़र्फ हमने देखा पिछले दिनों। मैं जितना अफसोस करूं, मुझे अपने मुल्क के लिए अफसोस है। मैं जितना दुख करूं, मुझे अपने मुल्क के लिए दुख है।
और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने कमर कस ली है, आपको याद होगा, बात कर लूँ सही, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, अचेत हो, आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली फ्लोर पे जब वो एमएनए इलेक्ट होके गए तो उन्होंने कहा जी आपके हुकूमत को हम ताउन का यकीन दिलाते हैं। ऐसा था, आप माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, सब्र वाले लोग हैं, और बड़ा उन्होंने एक, मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़ीरक सियासतदान लीडर होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ ताउन करेंगे, इस मुल्क में चैलेंजेस हैं। वो दिन है, आज का दिन है, सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट किया जा रहा है। जो शख्स 11 बरस की जेल बगैर कुछ साबित हुए गुजार के आ चुका है, जिसे आज 36 किस्म की बीमारियां लग चुकी हैं, आज भी कहते हैं कि इस आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं। पहले भी ये ख्वाहिश की है, पहले भी लोगों ने ये ख्वाहिश की है घसीटने की, ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं हुई, लोग सुधर गए, मगर जरदारी साहब जहाँ हैं वहाँ हैं, और अभी तक माशाल्लाह उसी जज्बे के साथ हैं। अभी तक कहते हैं कि इस मुल्क को बेहतर लोग चाहिए गवर्न करने के लिए, क्योंकि इनसे कुछ नहीं बनेगा, और यही बात बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, और यही बात आज पाकिस्तान का हर शहरी कह रहा है। मजीद वक्त नहीं लूँगी, अजान भी हो रही है, लेकिन सिर्फ एक मजाक जो एक हमारे साथ असद उमर साहब ने किया है कोरोना वैक्सीन के हवाले से, वो भी आप लोग को पता होगा कि 22 करोड़ आवाम के लिए 11 लाख वैक्सीन का बंदोबस्त, जो कि 1% है, 1% आप दे रहे हैं उस कौम को, उस मुल्क को जहां की आबादी 22 करोड़ है। तो भाई इसे कहते हैं आई वॉश, इसे कहते हैं धोखा। ऐसा धोखा ना करें। एक जनरल मुशर्रफ था जो इस कौम को बेवकूफ़ समझता था, आज उन जनरल्स की बाक़ियात भी इस कौम को बेवकूफ़ समझती हैं। ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, और ना मज़ीद ये कौम अब बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तानी उठ खड़े हुए हैं। मैं आज यहाँ हूँ, मेरी जमात ने ऐलान किया है हम जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन आज भी जाके देखें तो इस्लामाबाद में डी चौक पर कोई ना कोई धरना दे रहा है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। ये हालात हैं। इन हालात में मैं आप लोगों के का ताउन चाहती हूँ। मेरी जमात आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी कि डार्क टाइम्स आर दोज व्हेन द जर्नलिस्ट इज टॉर्चर्ड। ये उनकी सोच थी कि वो अलामत है अंधेरों की, जहाँ सहाफ़ी को बात नहीं करने दी जाती, लिखने नहीं दिया जाता। और आज भी यही माहौल है पाकिस्तान के अंदर, यही कुछ हम देख रहे हैं। बहुत कुछ कहने को है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो ये हुकूमत खोल नहीं रही, जो आप लोगों ने भी लिखे हैं, हमने भी बताए हैं, लेकिन ये हुकूमत उस पर बात नहीं करना चाहती। चाहे वो पिज़्ज़ा हो या एटीएम हो, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो खुल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि हुकूमत को उनका सहारा है। हुकूमत को अगर सहारा चाहिए तो इस पाकिस्तानी अवाम का लेना चाहिए। हुकूमतें जो दूसरे सहारों और बैसाखियों पे चलती हैं, उनका हाल हमने माजी में भी देखा है। आपसे भी ढका छुपा नहीं है और मुझसे भी ढका छुपा नहीं है। सो आप लोगों को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ, फाजिल जमीली और उनकी तमाम टीम को। आप सब मेरे पुराने साथी हैं, अच्छे बुरा वक्त हमने इकट्ठा देखा है, गुजारा है। अभी भी हमारी जिद्दोजहद लगता है ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जो जिद्दोजहद या जो हासिल किया था वो लग रहा है कि अब जा रहा है। तो इसीलिए हमने कमर कस लेनी है। अगर इस्लामाबाद चले तो शायद आप में से कुछ साथी हमारे साथ चलेंगे और हमें खुशी होगी। आप लोग अपने हक़ के लिए और हमारे हक़ के लिए इकट्ठे चलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। बस यही चंद बातें थी, तकलीफ़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। लेकिन मैं आऊँगी, मैं चाहूँगी कि मैं कराची प्रेस क्लब की दाल और रोटी भी खाऊँ और फिर आप लोगों से भी सुनूँ और कुछ अपनी भी बताऊँ। तो एक बार फिर फाजिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी, एक बार फिर तमाम को बहुत खुशी हुई मिलकर। अस्सलामु अलैकुम।
अभी 5 मिनट हैं, तो अगर सवाल 3-4 सवाल ले लें तो भाई उधर ही देंगे। भाई बहुत सारे माइक के नीचे दबाओ भाई, इधर यार वापस वही बेहतर जी। भाई नदीम चंद तो उनके ऑफिशियल जो थे वो स्पेशल असिस्टेंट स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आपको याद है कि जब क्वेटा में वसानिया हुआ उस पर उन्होंने बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया। किसे तकलीफ़ नहीं होगी, मैं बच्चों वाली हूँ, तकलीफ़ का तो इजहार अल्फाज में किया नहीं जा सकता। उस शख्स से गलती हो गई, उसने इजहार कर दिया, और उसके बाद वो एक उनके पास कुछ नमूने हैं जो हर चीज़ का जवाब दे देते। गालम गलोच ब्रिगेड के जो रुए रवा है कुछ लोग, उन्होंने उनको ट्वीट दी, फिर उन्होंने जवाब दिया कि जी जवाब तो मुझे अल्लाह को भी देना है, सिर्फ एक कल्ट वर्शिप तो नहीं है ना, क्योंकि पीटीआई कल्ट वर्शिप है, ये कल्ट है, ये कल्ट है, इसमें कोई सियासी सोच नहीं है। वो जो कल्ट होता है ना, वो यही होता है कि एक गुरु होता है, एक बड़ा होता है, उस गुरु को अंधे होके आप मानते हैं, उसको मतलब सारी उसकी बुराइयां एक तरफ, लेकिन वो हैंडसम है। तो एक ये सिर्फ हम जुमला सुनते हैं। ये इस्तीफ़ों का सिलसिला तो अब चलेगा, इनके अंदर बहुत टूट फूट हो चुकी है, इनके लोग बहुत मायूस हैं, इनके अंदर वो लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंट्स हैं और फिर इन्होंने ज्वाइन किया, जिनको ज्वाइन कराया गया, जिनके लिए प्राइवेट जहाज़ चले, अब वो लोग बहुत तंग आ चुके हैं, अपने अपने हलकों में जाने जैसे नहीं रहे, क्योंकि वफाकी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, लोगों की अब जो ख़रीदने की ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे शरीफ लोग हैं, इनके साथ भी बदकिस्मती से बैठ गए, उनको कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब अंदरूनी खेल शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से इनका बीन जो है वो सेनेट के हवाले से बजना शुरू हो गया, क्योंकि इन्हें अपने लोगों पर कोई एतबार और एतमाद नहीं रहा। जी देखिए भाई, हुकूमत मैंने आपसे पहले भी कहा चलती है अवाम से और अवाम की दुआओं से, जादू टोने से नहीं चलती। हुकूमत चलती है ऐसे। अगर आप सही मानों में जमहूरी हैं, और ये कहना कि जी मैं जमहूरियत हूँ से आप जमहूरी नहीं होते, आपने कभी नहीं सुना होगा हम में से किसी ने कभी कहा जी मैं ही जमहूरियत हूँ। हमारे लीडर शहीद हो गए, लेकिन कहते रहे कि हम जमहूरियत की जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो किसी ने अपने आप को जमहूरियत डिक्लेयर नहीं किया। ये शख्स खुद को जमहूरियत कहता है, लेकिन आवाम के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, जमहूर के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। और जिस साहब का आपने जिक्र किया, शेख रशीद, उन्हें तो मेरा ख्याल है 1985 से कोई हुकूमत नहीं छोड़ी, हर हुकूमत का हिस्सा रहे, माँ सेवा पीपल्स पार्टी के, और शायद ये पिछले जो 5 बरस गुजरे हर हुकूमत में वो रहे। मतलब वो तजुर्बे की मैं कहती हूँ आला मिसाल है, अगर मिनिस्ट्रियाँ गिने तो। ये और बात है कि मौजूदा वज़ीर आज़म उन्हें शायद चपरासी रखना नहीं चाहते थे एक ज़माने में, लेकिन अब बहुत अहम ओहदे पे फाइज कर दिया है। तो अब ऐसे ऐसे लोगों का तो हमें सामना है, और आप जैसे तजुर्बेकार लोग जो इस फील्ड में, उन्हें भी सामना है। तो मैं तो समझने से कासिर हूँ कि 90 रोज़ भी गुजर गए, 100 दिन भी गुजर गए, 2 बरस भी गुजर गए, लेकिन इस शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है, इसे ये समझ नहीं आया कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। हम आपके तवस्सुत से अल-ऐलान इनको एक बार फिर ये कह देते हैं कि भाई आप इज्जत से अपने घर चले जाएं और पाकिस्तान की आवाम को बख्श दें। देखिए, पीडीएम जहाँ थी वहीं खड़ी है। पीडीएम, ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है कि पीडीएम में इख्तलाफ हो,
ये हुकूमत के ख्वाब में आ सकता है कि पीडीएम टूट गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जहाँ तक पीडीएम का एक्शन प्लान है उसी पर हम अमल दरामद हैं, उसी पर गामजन है और उसी तरीके से काम हो रहा है। इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन था वो हमारा आखिरी ऑप्शन था। जब हम तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करेंगे उसके बाद हम इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर आएंगे। इस्तीफ़ों से पीछे नहीं हटेंगे। हम वो जमातें नहीं हैं जो कुर्सी के पीछे आती है, हम वो जमातें हैं बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूर के हुकूक और जमहूरियत के लिए एक तवील जदोजहद के बाद यहाँ तक पहुँची है। तो हमें प्लेट पर कुछ भी नहीं मिला, हमें आसानी से कुछ नहीं मिला। हम तो मशहूर है अपोजिशन में रहने के लिए और अपोजिशन करने के लिए, तो ये हमें तकलीफ नहीं देती। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, आपने लाहौर का जिक्र किया, मुझे याद आ गया लाहौर का कचरा। मैं अब देख रही हूँ चंद रोज से कि लाहौर में बहुत कचरा हो गया और अब मैं उस वजीर मौसूफ को ढूंढ रही हूँ जो आया था कराची में कचरा उठाने और कराची के पार्क्स को गंदा कर गया था। उस वजीर को कहें कि वहाँ जाए और लाहौर का कचरा उठाए और जिस तरह यहाँ लोगों को एक फंड बना के लूटा था वहाँ कम से कम कोई सही काम करे, लाहौर का कचरा उठा ले। क्योंकि लाहौर में सिचुएशन इस अरसे से पहले मिसाली थी, लेकिन अब इनके बाद इन्होंने आते ही लोकल गवर्नमेंट वहाँ की ख़त्म की और अब कचरे का ये लाहौर के अंदर हाल है। लेकिन उसका जिक्र कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी में नहीं करेंगे ये लोग। मैं इनको तब कहूँ ना कि भाई आप वाकईतन कोई तब्दीली की बात करने के हक पर हैं। आप जब खुद उस कचरे को रोज छुपा रहे, कभी बीआरटी को छुपा रहे, कभी अपनी फॉरेन फंडिंग को छुपा रहे, आप किससे क्या सवाल कर सकते हैं? जी भाई, हाँ भाई जी, हर कॉल का जी आज डिस्कस हुआ। आज जो मैंने डायरेक्टिव सुने उसमें ये स्पेशल थे। डायरेक्टिव्स के जो भी मसाइल हैं वहाँ पे लोकल्स के हवाले से उनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। पहले भी मीटिंग्स में ये बात डिस्कस हुई है और काफ़ी हद तक अपडेट अच्छी आई है, लेकिन जहाँ थोड़ी कमी पेशी है उस पर मज़ीद जो है काम करने के अहकामात आज भी जारी किए गए। देखिए, इस हुकूमत ने जो मिनिस्टर हैं, हमारे एक मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक थरपारकर से है, तो वो आज उमरकोट से है। वो आज सरदार शाह साहब पाड़े में, तो मैं भी बैठी हूँ ना, हर रीजन से एक लेडी मेंबर है जो कि इसीलिए है उसके अंदर ही, तो वो हमारा पूरा रीजन लगता है। लेकिन अलावा इसके जितने भी अराकीन हैं, मैं ये बाकायदा क्योंकि बोर्ड मेंबर हूँ, मैं ये जानती हूँ कि तमाम अराकीन को जितनी अनऑफिशियल कंसल्टेशन है उसमें शामिल किया जाता है। और देखिए, डे वन से जब हुकूमत आपके दिल की बात कर रही हो तो यकीनन वो मसाइल नहीं पैदा करेगी, लेकिन आपकी जो तजवीज़ है और वही हुकूमत इनको ऑपरेट करे तो वो आपकी अपनी हुकूमत होती है। हम यही वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो उसे एडवाइस समझे, उसे अपने पर हमला नहीं समझे। ये तर्ज हुक्मरानी नहीं चल सकता जो वफाक का है। देखिए, सिर्फ सूबा सिंध को भी नहीं, दीगर सूबों को भी जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है उससे कम दिया जा रहा है। सूबा सिंध को भी प्रोजेक्टेड अमाउंट से पहले 2 मरतबा वो रिवाइज करते हैं और जो रिवाइज अमाउंट है वो भी पूरा नहीं देते। इससे यही होता है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, घर का कैलकुलेशन बनाते हैं हम लोग। अगर हम एक अमाउंट के ऊपर घर का महीने का खर्च बनाते हैं और हमें हाथ में आधा रखा जाता है तो पूरे घर का निज़ाम धर्म भरम होता है। यही सिलसिला सिंध के साथ हो रहा है। इस हुकूमत ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, वो गैस की बात हो, प्रोविजन हो आर्टिकल का, या एनएफसी जो कि आईनी हक है और जो आइन के मुताबिक हमें अवार्ड मिल चुका है, और जो कमिटमेंट है वो ये हुकूमत पूरी नहीं कर रही, जिससे हमारा सूबे का बजट डिस्टर्ब होता है, हमारे यहाँ तरक्याती काम रुक चुके हैं, हमारे यहाँ नए प्रोजेक्ट के लिए गुंजाइश नहीं बचती। तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगी कि इन सिंध के अहम इशूज़ पर, क्योंकि हम फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर सिंध खुश नहीं तो फेडरेशन खुश नहीं, अगर बलूचिस्तान रो रहा है तो फेडरेशन को सुकून नहीं मिल सकता। इसी तरह केपी, इसी तरह पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, हम सब अगर खुश होंगे तो वफाक खुश होगा। इस हुकूमत को
फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन का ही फर्क नहीं पता। ये समझते हैं हम ही फेडरेशन और हम ही फेडरल गवर्नमेंट है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ये हैं लेकिन फेडरेशन में हम ही शामिल हैं। तो इनको अगर आप लोग ये लिखकर और कई तफसीरों में बता दें तो शायद मेरा ख्याल है इन पर एहसान हो। अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हमारी मार्च और वो धरना ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने कहा 18वीं तरमीम, देखें इनके बहुत अंदिए हमें मिल चुके हैं, इनके बयानात आ चुके हैं। इन्होंने बाकायदा बरमला किसी मतलब एक होता है ना कि कुछ शर्म कुछ हया कि जी आप आइन की प्रोविज़न को इस तरह मिटाने की बात करें, बग़ैर किसी शर्म के इन्होंने 18वीं तरमीम की मुखालफत की है और ये करते चले जा रहे हैं। हम क्योंकि चोट खाए हुए लोग हैं, बड़ी तकलीफ़ के बाद 18वीं तरमीम हासिल की है, इसीलिए इसकी कदर व कीमत हमें पता है। हम किसी भी कीमत पर 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया।